इन लोगों ने देश को फंसा दिया है। इन लोगों ने अपनी घटिया राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण देश के सैकड़ों हजारों लाखों जिंदगियों को बलि बेदी पर चढ़ा दिया है। चौराहे पर आना चाहते थे ना, आ जाओ मोदी जी, हम चौराहे पे खड़े हैं। आज जो आपने कोरोना के इतने टफ लॉकडाउन में सैकड़ों मजदूरों को मार दिया है, हत्या कर दी है, वो बुला रहे हैं आपको चौराहे पर। मोदी जी 56 इंच वाले, आप कब आ रहे हो चौराहे पर? अब ये भरोसा हम जैसों पर मत रखो कि हम चुप बैठेंगे। चुप तो हम हरगिज नहीं बैठेंगे। और आपकी 56 इंच में 56 छेद तो इस बात से पता चलती है कि भारतीय जनता पार्टी के नपुंसकों ने एक पत्रकार जो हाशिए पर है, सोशल मीडिया पर लोकतंत्र बचाने के लिए आवाज उठा रहा है, और आपके स्पोक्स पर्सन दिल्ली में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं। दोस्तों, आज बहुत साहस करके आया हूं। जैसा कि आप सब ने आज का थंबनेल देखा होगा, मोदी जी के 3 बंदर। पहला कहता है कि विरोध मत करो, दूसरा कहता है विरोध मत देखो, और तीसरा कहता है विरोध मत सुनो। और जो ये तीनों काम कर लिया वो बिंदास जिंदगी जियो। आज हमारे देश में क्या हो रहा है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन बिंदास वही है जो इन तीनों बातों पर अमल करता है। वो 3 बातें कौन है, वापस से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देख लें, फिर से देख लें। क्योंकि ये जो है आज 2014 के बाद या फिर मोदी काल में, भारतीय जनता पार्टी के काल में आपकी ज़िंदगी को जीने में आसानी प्रदान करेगी। ये मूल मंत्र है, इसे आप धारण करके आप ज़्यादा दिन तक अपनी ज़िंदगी को ये कर सकते हैं। आपको बता दें कि 2 शख्सियत हैं आज हमारे लिए बात करने के लिए। पहले शख्सियत हैं विनोद दुआ जी, जो कि HW न्यूज़ नेटवर्क पे द विनोद दुआ शो के नाम से अपनी शो चलाते हैं। और दूसरे शख्स हैं ये एक ex-IPS ऑफिसर हैं, सूर्य प्रताप सिंह जी। सूर्य प्रताप सिंह जी पर भी FIR हुआ है, जैसा कि विनोद दुआ जी के ऊपर FIR किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि विनोद दुआ जी 70 के दशक के एक दिग्गज पत्रकार होते थे, और तब जो है राष्ट्रीय चैनल ही एकमात्र जरिया होता था टीवी पर समाचार देखने को, सुनने को। ऐसे दौर में आज जो दिग्गज आप कलाकार देख रहे हैं ना, जो खुद को टीवी के बड़े चेहरे बताते हैं, चाहे वो रजत शर्मा हो या फिर तमाम दिग्गज जो एक्टर एंड एक्ट्रेस हैं, वो तमाम विनोद दुआ जी के ही एक पड़ख नाम का एक शो आता था, उसी की उपज ही ये लोग, और उसके हीरो थे विनोद दुआ जी। और आपको बता दें कि ऐसा बताया जा रहा है कि विनोद दुआ जी की जो वो पड़ख नामक वो शो थी, उसमें ऐसे ऐसे बातों को सामने रखा जाता था कि तब की राजीव गांधी सरकार, उनके मंत्रियों के लिए जीना मुहाल हो जाया करता था। कई मंत्रियों की मंत्रित्व चली जाती थी, कईयों का विभाग बदल जाया करता था। ऐसी धारदार विनोद दुआ जी की पत्रकारिता हुआ करती थी। लेकिन आज जितने भी स्वतंत्र और सच्चे ईमानदार पत्रकार हैं, एक तो उन्हें हाशिए पर पहुंचा दिया गया है, चाहे वो अभिषार शर्मा हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, और रवीश कुमार के हालात तो आपसे छिपी हुई नहीं है। मोदी जी को पानी पिलाने वाले पत्रकार की हालात आपको पता ही है। मैं हर पत्रकार का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन यही कुछ चल रहा है भारतवर्ष में। ऐसा लगता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में आए देश की सत्ता पर, तब उन्होंने भारत देश की जो खोज की ना, खुदाई करके भारत को बाहर निकाला। क्या आज हम जैसे, मतलब उंगली जैसे, हम तो उनकी गिनती में भी नहीं आते, हम जैसे कुछ बच्चे हैं, इसके अलावा कुछ दिग्गज लोग हैं जिन्हें हाशिए पर डालने के बाद लोकतंत्र की आवाज बनने के लिए हमारे साथ आगे आए हैं, तो उन्हें अब सोशल मीडिया पर भी चाटुकारिता चाहिए, उनकी पैजनियां पहनकर डांस करने वाले चाहिए। आखिर ये चाहते क्या है? क्या अब हम सबको भी चुप होकर बैठ जाना चाहिए? क्या अब उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए?
दोस्तों शर्म आती है जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन पर। आज शर्म आती है कि ये लोग जो आज चाहे किसी लगभग राज्यों में जयप्रकाश नारायण जी के उस आंदोलन जो कि इंदिरा गांधी सरकार की नींव हिला दी थी, उस आंदोलन के उपज जो हैं वही लगभग राज्यों में राज कर रहे हैं और देश की सत्ता में भी आज वही है। क्या आज जयप्रकाश नारायण जी की आत्मा को शांति मिलती होगी? और हमने तो किस्से भी सुने हैं ना, जब पंडित नेहरू के कार्यकाल के दौरान एक बार लोहिया जी जो समाजवादी धारा के प्रखर वक्ता और नेता थे, वो अपना चुनाव हार जाते हैं। ऐसे में नेहरू जी जब संसद भवन की कार्रवाई शुरू होती है तो नेहरू जी कहते हैं कि लोहिया नहीं है, संसद की कार्रवाई कैसे हो सकती है? और फिर शुरू होती है लोहिया जी को एन के प्रकार संसद में लाने की कवायद। क्या आज हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर हो गया है? क्या आज हमारे सत्तासीन अपने आप को इतने खतरे में पा रहे हैं? क्या आज कोविड जैसी महामारी के दौर में हम सत्ता से उसकी जानकारी भी नहीं ले सकते? और जब कोविड की बात आती है तो मैं आपको कोविड की राइज दिखाता हूं। आप देखिए कोविड किस तरीके से हमारे देश को अपना निशाना बना रहा है, किस रफ्तार से। वापस से देख लीजिए, आप देख रहे हैं इस रफ्तार से कोविड-19 आज हमारे देश को अपना शिकार बनाती जा रही है और हमारा देश अमेरिकी मोदी के पीछे चलता जा रहा है। आप देख सकते हैं किस रफ्तार से शुरुआती लॉकडाउन से लेकर अब तक हम चौथे पायदान पर पहुंच चुके हैं। आखिर और हम कहां जाना चाहते हैं? क्या ऐसे दौर में भी हमें सत्ता से सवाल पूछने का हक नहीं है? आप ये दूसरी तस्वीर देखिए, फिर आपको इसकी भयावहता पता चलेगी। द राइज ऑफ कोविड-19 इन इंडिया, 0 to 1 लाख केस इन 110 days। 1 लाख केस पहुंचने में 110 दिन लिए और 1 लाख से 2 लाख पहुंचने में मात्र 15 दिन और 2 लाख से 3 लाख केस होने में मात्र 11 दिन। और आज पूरी दुनिया में हमारा स्थान चौथा आ चुका है। और ऐसे वक्त में भी क्या हम सत्ता की चाटुकारिता करते बैठे? क्या हम सत्ता को आईना ना दिखाएं? और क्या हम ये भी ना दिखाएं कि जो उत्तर प्रदेश बीजेपी को सील किया और कहा कि दिल्ली वासियों का इलाज होगा, हालांकि मैं भी इसे गलत मानता हूं। जब दिल्ली में रहने वाले प्रवासियों को दिल्ली में कोरोना होता है तो उसका इलाज कराने के लिए दूसरे राज्य थोड़ी जाएंगे और ना जाना चाहिए। ऐसे वक्त में केजरीवाल सरकार का ये जो विचारधारा थी, ये जो सोच थी, ये जो ऑर्डर था, निश्चित तौर पर ये गलत थी और उसका आलोचना करना ही पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से कर रही है आलोचना? जब उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार इस तरह की काम करते हैं, यूपी ने दिल्ली की सीमाओं को पूरी तरह खोलने से नेता इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्या इस पर भी लोग बात करेंगे तो उसे देशद्रोह और राजद्रोह केस का सामना करना पड़ेगा? अब हमें चुप रहना पड़ेगा? माननीय बादशाह सलामत नरेंद्र मोदी गांधी की विचारधारा पर चलने की बात करते हैं, संविधान के सामने नतमस्तक होते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री, आखिर हम आपको क्या कहें? आप संघी हैं या ढोंगी हैं? आपको क्या कह के हम बुलाएं? क्या आपको लोकतंत्र में सचमुच विश्वास है? दोस्तों ऐसे में मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। जो दोस्त इस तस्वीर के व्यक्ति का नाम बता देगा उनको मैं बहुत बहुत शाबाशी दूंगा। आप ये तस्वीर देखिए, ये व्यक्ति बहुत खास है। आपको पता है ये व्यक्ति कौन है? शायद आज के डेट में अच्छे अच्छे लोगों को इनके बारे में पता नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं। ये हैं जगमोहन लाल सिन्हा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं। आज के दिन 45 साल पहले एक महत्वपूर्ण जजमेंट इन्होंने दिया था, जिसके अनुसार पीएम, तब के पीएम, बिल्कुल मैं जूम कर देता हूं, तब के पीएम इंदिरा गांधी जो कि 1971 के इलेक्शन में इलेक्ट हुई थी, उनके इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिस एंड डिलीवर्ड हर
फ्रॉम होल्डिंग एनी इलेक्टेड पोस्ट। उनके इलेक्टेड पोस्ट को इन्होंने गैर कानूनी घोषित कर दिया था और उन्हें किसी भी इलेक्टेड पोस्ट पर बैठने के काबिल नहीं रहने दिया था। क्या आज किसी जज में यह मजाल है, चाहे वो हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, क्या ऐसी बादशाहत, ऐसे न्याय व्यवस्था की मजबूती का मिसाल पेश कर सकता है देश का कोई भी न्याय व्यवस्था, न्यायमूर्ति? ये हमारे देश के लोकतंत्र की आज सबसे बड़ी हार है। और दोस्तों, अब मैं आपको रवीश कुमार जी की लिखी चंद पंक्तियां दिखाता हूं। उनके अमल में लाए जाएंगे हम और तुम, उनके अमल में लाए जाएंगे हम और तुम, खौफ ज़दा हैं वो, डराए जाएंगे हम और तुम। बिल्कुल रवीश कुमार जी, खौफ ज़दा हैं वो और डराए जाएंगे हम और आप। आखिर 56 इंच का सीना कहने की जरूरत किसे पड़ती है? सचमुच 56 इंच है। कल मोदी जी, हमने आपकी सच्ची तस्वीर दिखाई थी। आपकी कौन सी तस्वीर, कौन सी बॉडी पाकिस्तान के सामने होती है और कौन सी बॉडी चाइना के सामने होती है? जहां चाइना हमारे देश का 60 वर्ग किलोमीटर कब्जा कर लिया है, ऐसे में भी गोदी मीडिया थूकता है भारत तुम पर। जी हां, गोदी मीडिया के बारे में अब आगे से एक कार्यक्रम मैं कोशिश करूंगा कि अकेला एक से एक कार्यक्रम करना बहुत मुश्किल होता है, दूसरा कार्यक्रम बहुत टफ हो जाएगा। एक कार्यक्रम मैं लेकर आने वाला हूं, थूकता है भारत। बोलता है ना दल्ला, पूछता है भारत, तो मैं तुम जैसे गोदी मीडिया और पत्रकारों के ऊपर थूकता है भारत नाम का एक कार्यक्रम लेकर आने वाला हूं। चुप होने की तो बात ही नहीं है, चुप होने की तो गुंजाइश ही नहीं है। और दोस्तों, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं XIS अफसर सूर्य प्रताप सिंह के बारे में। सूर्य प्रताप सिंह, आप देखिए, ये हैं सूर्य प्रताप सिंह। सूर्य प्रताप सिंह ने एक ट्वीट किया था जो सत्तावादियों को पसंद नहीं आया। आखिर उनके मन की बात तो उन्होंने की नहीं, तो आखिर पसंद कैसे आएगी? उन्होंने लिखा था, सीएम योगी की टीम 11 की मीटिंग के बाद क्या मुख्य सचिव ने ज्यादा कोरोना टेस्ट कराने वाले कुछ डीएम को हरखाया कि इतना तेजी पकड़े हो? क्या इनाम पाना है जो टेस्ट चिल्ला रहे हो? क्या यूपी के मुख्य सचिव स्थिति स्पष्ट करेंगे? यूपी की स्ट्रेटजी नो टेस्ट नो कोरोना। जी हाँ, हम भी तो वही कह रहे हैं ना। पूरे देश में आज यही हालात हैं। मोदी सरकार का कोरोना से लड़ने का एक ही मंत्र रह गया है और तमाम देश में भी यही चल रहा है, नो टेस्ट नो कोरोना। हम शुरुआती टाइम से बोलते थे कि देश में टेस्ट नहीं हो रहे हैं, तब लोग विश्वास नहीं करते थे। लोगों को लगता था कि अरे ऐसा कैसे, अरे बेवकूफों, इन लोगों ने देश को फंसा दिया है। इन लोगों ने अपनी घटिया राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण देश के सैकड़ों हजारों लाखों जिंदगियों को बलि बेदी पर चढ़ा दिया है। और विश्वास नहीं तो अब मैं आपके लिए कुछ कर भी नहीं सकता। फिर से कहता हूं, नोटबंदी में इसने 100 से ज्यादा लोगों की बलि चढ़ाई, उसका गम इन्हें कतई नहीं है। चौराहे पर आना चाहते थे ना, आ जाओ मोदी जी, हम चौराहे पे खड़े हैं। हिम्मत है मोदी जी तो आप चौराहे पे आ जाओ। आज जो आपने कोरोना के इतने टफ लॉकडाउन में सैकड़ों मजदूरों को मार दिया है, हत्या कर दी है, वो बुला रहे हैं आपको चौराहे पर। आज जो आपने ट्रेनों के अंदर 80 से ज्यादा मजदूरों की जिंदगी लीन ली है, वो मौतें आपको बुला रही है चौराहे पर। आज जो आपने रोजी रोटी के कारण सैकड़ों मजदूरों को, मध्यम वर्गीय को मरने के लिए मजबूर कर दिया है, वो जिंदगियां आपको चौराहे पर बुला रही है। मोदी जी 56 इंच वाले, आप कब आ रहे हो चौराहे पर? अब ये भरोसा हम जैसों पर मत रखो कि हम चुप बैठेंगे। चुप तो हम हरगिज नहीं बैठेंगे।
और आपकी 56 इंच में 56 छेद तो इस बात से पता चलती है कि भारतीय जनता पार्टी के नपुंसकों ने एक पत्रकार जो हाशिए पर है, सोशल मीडिया पर लोकतंत्र बचाने के लिए आवाज उठा रहा है और आपके स्पोक्स पर्सन दिल्ली में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं और वहां से अग्रिम जमानत मिलने के बाद हिमाचल में सैकड़ों किलोमीटर दूर उस पत्रकार को परेशान करने के लिए उस पर एफआईआर करवाते हैं। आखिर यही आपके 56 इंच। हंसी आती है। आपके गृह मंत्री खुद को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के लाइन में खड़े दिखना पसंद करते हैं। उनको क्या पता है कि सरदार पटेल ने भारत को विभिन्न साम्राज्यों को तोड़कर विभिन्न छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर किस तरह से भारत का निर्माण किया है, जो देश में जाति के नाम पर जहर बोकर जातियों के बीच विभेद पैदा कर देश को तोड़ने का काम करते हैं। आपकी पार्टी जो धर्मों संप्रदायों के बीच जहर बोकर देश को धर्म के नाम पर तोड़ने की बात करती है। तमाम विश्वविद्यालयों में आरएसएस को बढ़ावा देकर विश्वविद्यालय के बच्चों को बर्बाद करने, बदनाम करने, आत्महत्या करने को मजबूर करते हैं। आरएसएस में भी आपके ऊपर, आपके सिस्टम के ऊपर, आपके संघ आरएसएस को कड़ा तमाचा लगा है, क्योंकि देश में आपकी तमाम घटिया कोशिशों के बावजूद भी जेएनयू और जामिया टॉप 10 यूनिवर्सिटी के लिस्ट में आ गया है। और क्या चाहिए आपको? शर्म करो साहब, शर्म करो सरकार। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह के कुछ ट्वीट्स। आप देखिए, इस ट्वीट को मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। लिखते हैं, योगी आदित्य जी ने कहा अन्य राज्यों से आए बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हैं, फिर आम आदमी को जांच कराने का अधिकार क्यों नहीं? आर्टिकल 28 के तहत क्या यह मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? सवाल उठाने पर मुकदमा, क्या देश के सर्वोच्च अदालत इसका संज्ञान लेगी? सरकारी आदेश पढ़िए। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको सरकारी आदेश भी पढ़ाता हूं जो कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने तमाम प्रशासनिक अधिकारी को भेजे हैं। लेकिन मैं सूर्य प्रताप सिंह जो रिटायर्ड आईएएस है उन्हें बताना चाहता हूं कि अदालत, सर्वोच्च अदालत की बात छोड़िए, देश की कोई भी अदालत इसका संज्ञान नहीं लेगी, हरगिज नहीं लेगी। अब मैं आपको जो चिट्ठी भेजी गई है उसको मैं आपको पढ़ाता हूं। आप चिट्ठी पढ़ेंगे तो समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम भी नहीं समझे थे, लेकिन आप मोटा मोटी ये जो अंडरलाइन है उसको आप पढ़ लीजिए। आईसीएमआर एवं राज्य सरकार का निर्देश के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की कोविड जांच ना की जाए। अब बताइए, क्या बाहर से जो अलग राज्यों से जो मजदूर विभिन्न राज्यों में गए हैं, अगर हर राज्य की सरकारें इस तरह के आदेश पारित कर दे तो क्या उन लोगों के, उन मजदूरों के, उन गरीबों के कोविड-19 टेस्टिंग होना जरूरी नहीं है? क्या आने वाले दिनों में उनके अंदर जो कोरोना का संक्रमण रहेगा उससे राज्यों में संक्रमण नहीं फैलेगा? बिल्कुल उत्तम जी, शर्म तो मगर आती नहीं है। दोस्तों, मैं अब सुनाता हूं रिटायर्ड आईएएस क्या कह रहे हैं इस मामले पर। मैं सुरेश सिंह आपसे मुखातिब हूँ, पूर्व आईएएस अधिकारी हूँ। योगी सरकार ने मेरे खिलाफ मुकदमा किया है क्योंकि मैंने मुख्य सचिव से एक प्रश्न पूछ लिया कि आप जिलाधिकारियों को फटकारें, कह रहे हैं कि इतने टेस्ट के लिए सैंपल क्यों भेजे, क्या ये सही है? इतना सवाल किया था। इस सवाल में ना आलोचना है, ना कोई अपमान है किसी का। एक पूर्व नौकरशाह वर्तमान नौकरशाह से एक सवाल पूछ रहा है, उसका सिंपल जवाब बनता था यस और नो। एफआईआर तो नहीं बनती थी। चलिए बहरहाल एफआईआर दर्ज कर दिया, कोई बात नहीं है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो टेस्ट हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? 6000 प्रतिदिन है, 7 है, 8 है, 10 है, 15 है, कुछ पता नहीं चलता, अलग अलग बयान आ रहे हैं। अब जिलों से 75 जिलों से 1 लाख से
तो सैंपल प्रतिदिन आ रहे हैं और आप कह रहे हैं हम 15,000 10,000 टेस्ट करा रहे हैं, तो एक्चुअल संख्या क्या है ये बताओ। पहला सवाल तो मेरा ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि 75%, 50%, 25% जो प्रवासी मजदूर हैं वो जो यूपी में आए हैं, चाहे वो 25 लाख है 30 लाख है, उनमें संक्रमित लोग हैं, तो उनके टेस्ट क्यों नहीं करा रहे हो? क्यों उनको मरने में छोड़ रहे हैं आप लोग? जब संक्रमित हैं तो टेस्ट कराइए। ये मेरा दूसरा प्रश्न है सरकार से। कब टेस्ट कराओगे, कब उनकी जान बचाओगे? तीसरा प्रश्न मैं सरकार से ये करना चाहता हूँ कि सरकार क्लियर पॉलिसी बताए कि पॉलिसी क्या है। क्या आपकी पॉलिसी नो टेस्ट नो कोरोना है, यानी टेस्ट नहीं करेंगे, कोरोना की संख्या कम रहेगी? हमारी जनसंख्या के सापेक्ष जो 21% जनसंख्या देश में है, आपके यहाँ पूरे देश के संक्रमण का 3.9% है, केवल 11,000 और पूरे देश का 2,86,000। ये कैसे हो सकता है? या तो आपने वैक्सीन विकसित की है या फिर आपने कोई जड़ी बूटी पिलाई। ये सरकार से मेरे प्रश्न है, सरकार इनका उत्तर दे दे मुझे, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। ये प्रश्न आपका भी है, आम जन का भी है, मोदी की तरफ से पूछ रहा हूँ। अब बताइए, क्या इस पूर्व IAS अधिकारी का सवाल गलत था? क्या इन्हें सत्ता से सवाल पूछने का हक नहीं? क्या एक व्यक्ति जब प्रशासनिक स्तर पर रोजगार पाता है तो क्या उसे सवाल पूछने के तमाम अधिकार छिन जाते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन मोदी जी और योगी जी, क्या आप बताएंगे कि जो आप लोकतंत्र की इतनी ज्यादा आप ये करते हैं, बात करते हैं, तो आपके राज्य में आपके कार्यकाल में क्या सवाल करना इतना कठिन हो गया है? अब दोस्तों, मैं आपको मोदी जी को देखते रहिए, मैं आपको इटली की कहानी सुनाता हूं। इटली के प्रधानमंत्री ज्यूसेप कॉन्टे से अभियोजकों ने पूछताछ की है। कोविड-19 के मामले में कोविड-19 महामारी की चपेट में आकर मारे गए इटली के लोगों के परिजनों ने सरकार पर कोताही बरतने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। प्रधानमंत्री से पूछताछ के लिए बरगैमो से अभियोजक रोम पहुंचे। बरगैमो एक शहर है जो मिलान के पास है। बरगैमो शहर में कोरोना महामारी की वजह से बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। इसके बाद ही मार्च में पूरे इटली में लॉकडाउन लगाया गया था। अभियोजकों ने इटली के प्रधानमंत्री से लगभग 3 घंटे तक पूछताछ की। गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से भी पूछताछ की। पूछताछ का फोकस लॉकडाउन पॉलिसी था। मैं देश के तमाम नागरिकों से पूछना चाहता हूं, पूछता है भारत, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? प्रधानमंत्री से उनकी जिम्मेदारी पर सवाल कौन करेगा? प्रधानमंत्री से कौन पूछेगा कि पहले तुम्हारी मध्य प्रदेश की सरकार जरूरी थी या फिर कोविड-19 से सैकड़ों हजारों लाखों जिंदगियां बचानी जरूरी थी? यह सवाल कौन करेगा? यह सवाल कौन करेगा? सैकड़ों हजारों जिंदगियों के हत्या के जिम्मेदार खुद को ठहराने के बजाय तुमने एक विशेष धर्म पर उसकी जिम्मेदारी क्यों ठहराई? अपने तमाम भारतीय मोडिया अलायंस पार्टनर के द्वारा क्यों एक संप्रदाय विशेष को बदनाम करने की कोशिश की? आखिर ये सवाल सत्ता से कौन पूछेगा? आखिर इस तरह से हर रोज अगर पत्रकारों से ऐसे लोग, पत्रकार छोड़िए, पत्रकार तो बचे ही नहीं है, हम लोग पत्रकार थोड़ी हैं, हम भी आपके बीच से ही हैं। हमें अच्छा नहीं लगा, हम आवाज उठा रहे हैं। आपको अच्छा नहीं लगता, आप भी आवाज उठाइए। अगर नहीं उठा सकते तो हम जैसे लोगों की वीडियो तमाम सोशल मीडिया पर हमारे लिंक्स को शेयर कीजिए ताकि हम और मोटिवेट हों ज्यादा से ज्यादा सत्ता को आईना दिखाने के लिए। लेकिन मुश्किल ये है कि लोगों को हमारे बातें लच्छेदार नहीं मिलती, जुमलेदार नहीं मिलती। हमें देखते हैं, जैसे ही चेहरा देखते हैं, अरे यार ये तो कोई छोकरा बैठा हुआ है, वो आगे निकल लेते हैं। फिर अगर आप लोग कहते हैं ना 100 सोनार की 1 लोहार की, अगर अब तक 100 मोदी जी की है और 1 हमारी है, तो ये मत भूलो कि अगर हम एक एक करके ही जुड़ते चले जाएंगे तो करोड़ों हमारी होगी और एक दिन ये 100 पर ही सिमट जाएंगे। लेकिन मुश्किल ये है कि हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हैं। हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हैं। याद रखो, मोदी को मात्र
30% जनता ने वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया। 70% 69% जनता मोदी जी के खिलाफ में वोट किया है। और सत्ताधारी पार्टी को हमेशा इस बात का ज्ञान, जय भीम, हमेशा इस बात का ज्ञान रखना चाहिए कि लोकतंत्र 100% जनता से बनती है, मात्र उतने से नहीं जितने लोगों ने आपको वोट दिया है। जो दोस्त अब तक चैनल वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात, वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। शेयर नहीं किए तो हमारा ये काम किसी काम का नहीं। और जो दोस्त अब तक हमारे चैनल न्यूज़ भारती को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जोर दबा दें। नेता टाइप आधा काम नहीं, पूरा काम कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।